हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 155 टू सेक्शन 160 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 154 तक 135 से लेके खत्म कर लिया है एविडेंस एक्ट के, जिसके अंदर हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को समझ रहे हैं। ये जो सेक्शन है ये भी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में ही बात करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो एक विटनेस होता है उसको एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है, किस तरीके से उससे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, किस तरीके से उसके करेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं या कौन से क्वेश्चन होते हैं जिससे लोग कंपेल होते हैं आंसर देने के लिए, या किन चीजों के लिए कोर्ट रोक सकता है उसको। ये सारी चीजें देख चुके हैं। जैसे अब हम देखिए, हमने सेक्शन 138 देखा था, सेक्शन 140 देखा था, 145 देखा था, 154 देखा था। वहां पे हम क्या कर रहे थे कि किसी तरीके से जो विटनेस है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसकी जो वर्दीनेस है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसको खत्म कर रहे थे। अब यहाँ पे जो सेक्शन 155 है, यहाँ पे हमें तरीका बताता है किस तरीके से हम जो एक एविडेंस है, जो एक विटनेस है, उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर सकते हैं। मतलब कि जो उसके ऊपर भरोसा करने योग्य जो व्यक्ति था उसको खत्म कर सकते हैं कि इस पर भरोसा ना किया जाए। क्योंकि देखिए, जो एक विटनेस होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ विटनेसेस किसी चीज को प्रूव करने के लिए बुलाए जाएं। जैसे हम सेक्शन 134 के अंदर देखते हैं कि ये मैटर नहीं होता। एक विटनेस पे भी इतना भरोसा किया जा सकता है अगर वो क्रेडिबल है कि उसके बेसिस पे उसको सजा दे दी जाए। और जबकि 10 विटनेस बुला लिए जाएं और उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता तो उसके बेसिस पे सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट अपने आप को 100% इंश्योर करता है सजा देने से पहले। इसलिए अगर हम किसी विटनेस की क्रेडिबिलिटी खत्म कर देते हैं तो फिर उससे जो व्यक्ति है उसको सजा देना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब देखते हैं किस तरीके से क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करते हैं। यहां तक तो हम देख लेंगे किस तरीके से एक विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच किया जा रहा है। लेकिन जैसे सेक्शन 156, 157, 158 है, ये हमें बताता है कि किस तरीके से एक विटनेस की क्रेडिबिलिटी को और मजबूत किया जाता है। कि देखिए, ये जो बात इसने बोली एकदम सही बात बोल रहा है। अभी तक हम इतनी चीज समझते आ रहे हैं कि खत्म कीजिए इसकी क्रेडिबिलिटी को, किस तरीके से हम इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कीजिए। लेकिन ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे उसकी क्रेडिबिलिटी को प्रूव किया जाता है कि देखिए जो कितना भरोसेमंद विटनेस है। अब सेक्शन 155 को हम रीड करते हैं। आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, इसमें से रीड करेंगे, हमें ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। बोलता है द क्रेडिट ऑफ विटनेस मे बी इम्पीच बाय द एडवर्स पार्टी। की कौन उसकी जो क्रेडिटनेस है खत्म करेगा, मतलब उसके ऊपर भरोसा करने योग्य एक बात कौन खत्म करेगा, जो है एडवर्स पार्टी वो खत्म करेगी। या फिर कोर्ट की परमिशन से वो पार्टी भी इम्पीच कर सकती है उसकी क्रेडिटनेस को जिस पार्टी ने उसको बुलाया है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स इन द फॉलोइंग वेज। कि जिसने बुलाया है वो कोर्ट की परमिशन से कर सकता है। किस किस तरीके से कर सकता है? पहला तरीका बताता है बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। की किसी उस व्यक्ति को टेस्टिफाई करके ऑरली कि ये जो व्यक्ति है जिसको बुलाया गया है ये भरोसा करने योग्य नहीं है। दूसरी बात इस तरीके से किया जा सकता है कि हम ये प्रूव कर दें कि इसको किसी भी तरीके से ब्राइबरी मिली है, भाई इसने रिश्वत ली है, या फिर कोई भी गलत तरीका यूज किया गया है, करप्ट मेथड यूज किया गया है, कि जिसकी वजह से जो विटनेस है ये सही विटनेस नहीं देगा। तो ये अगर हम प्रूव करते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है कि इस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, इसने तो पैसे खा लिए, या फिर इसने कोई भी गलत चीज यूज की है जिसकी वजह से इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। या तीसरी चीज ये होती है जो बहुत कॉमनली यूज होती है कि भाई इस व्यक्ति ने जो पहले स्टेटमेंट दी थी, जो विटनेस को बुलाया गया, इसकी जो पहली स्टेटमेंट थी और जो अब ये स्टेटमेंट दे रहा है, दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ रही है कि पहले कुछ और बात बोली, अब कुछ और बात बोल रहा है। तो देखिए, इस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता क्योंकि अपनी बातों पे ही नहीं रह रहा, इसको खुद ही नहीं पता कि सच्चाई क्या है, कि ये तो झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से उसकी क्रेडिटनेस को खत्म किया जाता है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है, ए इज इंडिक्टेड फॉर द मर्डर ऑफ बी। की ए के ऊपर ये लगता है कि उसने बी का मर्डर किया है। अब सी को बुलाया गया, सी ये स्टेटमेंट बोलता है कि बी ने मरते वक्त मेरे को ये बताया था कि मेरे को ए ने मारा। अब यहाँ पे अगर ये चीज लेके आई जाए कोर्ट के सामने, ये बताया जाए कि देखिए सी ने तो पहले ये बोला था कि बी को ए ने नहीं मारा। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी शो हो रही है। पहले तो सी कह रहा था कि ए ने मारा है बी को, अब सी कह रहा है कि ए ने बी को नहीं मारा। तो ये अपनी स्टेटमेंट को ही वेरी कर रहा है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो इसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से उसकी जो क्रेडिटनेस होती है उसको खत्म किया जाता है। यहाँ पे एक और ग्राउंड है जिसके तरीके से किया जा सकता है। जैसे एक वुमेन होती है जो कि रेप के लिए कंप्लेंट करती है कि उसका रेप किया गया या फिर उसके साथ अटेम्प्ट किया गया रेप का। वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने होते, लेकिन यहाँ पे इसको अलाउ कर दिया जाता है। अगर कोर्ट को लग रहा होता है कि ये जरूरी है रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए, तो कोर्ट अलाउ कर देता है। क्या कहता है कि इफ अ वुमेन कंप्लेनिंग ऑफ रेप अटेम्प्ट टू रेविश इज प्रूव टू बी अ वुमेन जनरली ऑफ इमोरल कैरेक्टर। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि वो वुमेन जो है इमोरल कैरेक्टर की है, हर स्टोरी इन द कंप्लेंट विल नेसेसिटेट स्ट्रॉन्ग प्रूफ। तो जो उसकी जो स्टोरी थी
जो भी उसने बताई थी वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ बन जाएगी, मतलब कि भाई इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में मॉरल कैरेक्टर की है। लेकिन इस चीज़ को करते वक्त कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो है अगर जनरली देखे जाए तो उनको इनडिसेंट बोला जाता है और अलाउड नहीं होता किसी भी रेप विक्टिम से पूछना कि किस तरीके से रेप हुआ था, या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या थे, या फिर आपकी किस किस के साथ रिलेशंस थे, या आप किस तरीके से ये चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें अलाउड नहीं होती, लेकिन कोर्ट बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जब बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन पूछना, तो फिर वो अलाउ कर देता है कि ये जो लड़की है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये झूठ बोल रही है। तो सेक्शन 155 के अंदर हमें ये बताया गया। जैसे अब सेक्शन 154 के अंदर एफआईआर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, तो एफआईआर अपने आप में कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता। तो इसलिए हम जो 154 के अंदर अगर जो भी बातें बताई गई हैं, किसी भी वही विटनेस ने कोई बात बोली थी अपनी एफआईआर के वक्त, तो उससे उसको जो अब वो स्टेटमेंट दे रहा है उससे उसको मैच करवाया जा सकता है कि देखिए पहले तो इसने ये बात बोली, अब ये बात बोल रहा है, ये इसकी प्रीवियस स्टेटमेंट थी, अब ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसके तरीके से उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। 154 कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता कि कोर्ट में लाकर रख दिया गया और उससे सब कुछ प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है। 155 के अंदर हमें इतना ही बताएंगे। फिर आते हैं हम सेक्शन 156 के ऊपर। सेक्शन 156 हमें ये बोलता है क्वेश्चंस टेंडिंग टू कॉरबोरेट एविडेंस, की इस तरीके के क्वेश्चंस जो किसी एविडेंस को कॉरबोरेट करने की बात करते हैं, मतलब कि उस पर भरोसा करने के लिए उसको सही ठहराने की बात करते हैं, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, जो कि किसी रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, वो अपने आप में एडमिसिबल हो जाते हैं। क्या बोलता है कि when a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of relevant fact, कि ऐसे विटनेस जो when a witness whom it is intended to corroborate, कि ऐसे विटनेस जिसके ऊपर भरोसा करना है, gives evidence of relevant facts, वो इस तरीके के एविडेंस देते हैं जो कि relevant fact से रिलेटेड हैं। he may be questioned as to the circumstances which he observed, तो उससे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्या circumstances थे जब ये चीज हुई, और नियर द टाइम और प्लेस एट विच सच रेलिवेंट फैक्ट अगर अकर्ड, या फिर जब उस टाइम पे या फिर जब वो चीज हुई तो उसके आसपास क्या चीजें हुई, ये चीजें उससे पूछी जा सकती है, और अगर वो एकदम प्रूफ हो जाती हैं, कोलैबोरेट हो जाती हैं, तो फिर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जैसे एक कंप्लाइज होता है। एक कंप्लाइज कौन होता है, जैसे हम सेक्शन 387 के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पे अप्रूवर के बारे में पढ़ाया गया सीआरपीसी के अंदर। तो एक कंप्लाइज कौन होता है, जिसने साथ में मिलकर कोई ऑफेंस कमिट किया, मतलब कि वो भी उस ऑफेंस। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक रॉबरी अकर हुई, ए भी उस रॉबरी के अंदर इन्वॉल्व था, कोर्ट उससे कहता है या फिर जो उसका प्रोसिक्यूशन उससे कहता है कि आप जो है गवर्नमेंट विटनेस बन जाइए, जिसको हम अप्रूवर बोलते हैं सेक्शन 307 के अंदर। अब वो क्या करता है कि वो बन तो जाता है, अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है कि इस पे भरोसा किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि ये भी तो उसके अंदर इन्वॉल्व था, और क्या पता ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बातें बोल रहा हो। तो यहाँ पे अगर वो ऐसी बातें बताता है कि देखिए जब जब ये चीज करने के लिए, ये ऑफेंस करने के लिए हम जा रहे थे, तो रास्ते में ये चीजें हुई, ये बातें हुई, या फिर जहां पे वो ऑफेंस हमने कमिट किया वहां पे ही उससे पहले ये चीज अकर हुई, और उस बात को और एविडेंसेस से लाके कोरबोरेट कर दिया गया कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा, तो फिर जो वो बात बोलेगा उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो यही हमें सेक्शन 156 बताता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 157 के ऊपर। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव टू कोरबोरेट लेटर टेस्टिमनी। अब देखिए 156 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एक विटनेस के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ऐसी 157 भी हमें बताता है कि किस तरीके से हम एक विटनेस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर मान लीजिए अभी तो हमने देखा कि अगर एक विटनेस ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी, वो इनकंसिस्टेंट होती है किस चीज से, उसकी प्रेजेंट स्टेटमेंट से, तो फिर हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब अगर वो कंसिस्टेंट हो, मतलब कि वो सेम बात हो जो उसने पहले बोली थी और जो अब बोल रहा है, तो फिर तो मतलब कि अब उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये पहले भी यही बात बोल रहा था, अभी भी यही बात बोल रहा है, मतलब ये सच्चाई बोल रहा है, क्योंकि बात जो सच्चाई होती है वो सेम रहती है, जो पहले बोली गई थी वो अभी भी रहेगी। चीज वेरी कैसे करेगा, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पूरा का पूरा ही चेंज हो गया। पूरी बात जो बोली कि पहले तो बोल रहा था कि इसने ए का मर्डर किया है, अब बोल रहा है कि इसने ए का मर्डर नहीं किया, ये तो बिल्कुल ही बात इसने अपनी चेंज कर दी। तो अब अगर वो सेम बात बोल रहा है तो उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या बोलता है, एनी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट, कोई भी स्टेटमेंट जो उसने सेम फैक्ट के रिगार्डिंग पहले दी थी, और अबाउट द टाइम इन द फैक्ट टुक प्लेस, या फिर जिस वक्त वो चीज हुई थी उस वक्त उसने दी थी, और बिफोर एनी अथॉरिटी कंपिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट, और किसके सामने दी थी, किसी अथॉरिटी के सामने दी थी जो कि कंपिटेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मे बी प्रूफ, तो वो प्रूफ की जा सकती है। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि एक राइट्स हुए, राइट्स के अंदर ए को बहुत मारा गया,
और जिस वक्त उसको मारा गया बिल्कुल उसके एग्जैक्ट कुछ मिनटों के बाद ही एकदम उसी मोमेंट पे बी जो है वहां पहुंचता है और ए जो है उसको वो सारा इंसिडेंट बताता है कि मेरे को इसने मारा, ये चीज हुई मेरे साथ। और बी क्या करता है, फटाफट से जब वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो भी है वहां पे आती है, पुलिस की या जो भी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको वो सारी बातें बताता है कि देखिए मेरे को ऐसे ऐसे ए ने बताया है, ये बात हुई है। तो यहाँ पे उसने ये स्टेटमेंट दी। अब बाद में जब उसको कोर्ट में बुलाया गया कि क्या हुआ था उस वक्त या क्या चीज हुई थी एज ए विटनेस के तौर पे, तब भी वो सेम बातें बताता है। तो मतलब जो उसने पहले स्टेटमेंट दी थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को और अब जो वो कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दे रहा है, दोनों क्या कर रही है, कोरोबरेट कर रही है, दोनों आपस में मिल रही है। तो मतलब कि इस विटनेस के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अब देखिए वो जो इंसिडेंट ऑफ टाइम है जो यहाँ पे बोलता है कि अबाउट द टाइम एंड द फैक्ट टुक प्लेस, तो यहाँ पे वो अब सर्कमस्टांसिस हर एक केस के अंदर वेरी करते हैं कि क्या माना जाएगा कि सबसे नियरेस्ट टाइम उसे क्या है। जैसे यहाँ पे तो एकदम जब दंगे हुए वो पहुंच गया वहां पे। अब एक केस टू केस वेरी करता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक लड़की का एब्डक्शन हुआ, वो 10 दिन बाद जाके बी को बता रही कि देखो मेरे मेरे साथ ऐसे एब्डक्शन हुआ, मेरा इसने एब्डक्शन किया। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया। अब मान लीजिए वो राइट्स हुए थे, राइट के 4 घंटे बाद ए उसको बताता कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो अब इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इंसिडेंट के बीच में बहुत ज्यादा टाइम वेरिएशन आ गया। और मान लीजिए कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही उसने स्टेटमेंट दी होनी चाहिए, जो जैसे बी था उसने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को स्टेटमेंट दिया। मान लीजिए बी क्या करता, वहां के कलेक्टर को जाके बताता कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ, ए ने मेरे को ये बताया, तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो कलेक्टर जो था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास ये पावर नहीं थी कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे। तो वो उसी व्यक्ति को बताई जानी चाहिए चीज जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि ए मर जाता तो फिर वो क्या, कौन सी स्टेटमेंट हो जाती है, डाइंग डिक्लेरेशन हो जाती। तो हम सेक्शन 32 के अंदर चले जाते हैं, फिर हम उसको देखते कि वो बात सही है नहीं है, फिर वो प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए ए नहीं मरा तो फिर स्टेटमेंट तो उसने दी ना जब वो इंसिडेंट प्लस हुआ, तो फिर हम ये इस सेक्शन का यूज करते हैं, किसका, सेक्शन 157 के अंदर। वो जो स्टेटमेंट उसने उस वक्त बी को दी वो सेक्शन 157 के अंदर यूज की जा सकती है कि देखिए उसने एकदम इंसिडेंट के वक्त ये स्टेटमेंट दी थी, अब ये स्टेटमेंट दे रहा है तो इसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है। ठीक है, तो इस सेक्शन 157 के अंदर हमें इतना बताया गया। अब आते हैं हम सेक्शन 158 के ऊपर। What matter may be proved in connection with proved statement relevant under section 32 और 33 की किन चीजों को आप प्रूव करोगे। जैसे जो अब देखिए ये सेक्शन ये बोलता है कि हमें इस चीज में नहीं जाना कि सेक्शन 32 के हिसाब से ये स्टेटमेंट है या नहीं है, 33 के हिसाब से है या नहीं है, वो चीज तो प्रूव हो चुकी है, ये डाइंग डिक्लेरेशन है, ये बात प्रूफ हो गई है। लेकिन उसके बाद अब उसको क्या ये सच्चाई है या नहीं है ये प्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए सेक्शन 158 बोलता है, ये बोलता है कि when a statement relevant under section 32 और 33 is proved, ये बात प्रूव हो चुकी है कि वो 32 या 33 की स्टेटमेंट है, लेकिन एविडेंस मे बी गिवन। अब एविडेंस इस तरीके के दिए जा सकते हैं कि वो जो चीज दी गई है वो सही है या गलत है, उसको कोरोबरेट करने के लिए, कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए। कोरोबरेट करने के लिए कौन देगा, जिसके फेवर के अंदर है। कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए कौन देगा, जो एडवर्स पार्टी है। टू इम्पीच और कंफर्म द क्रेडिट ऑफ द पर्सन बाय whom इट वाज मेड, कि जिसके द्वारा वो किया जा रहा है कि उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करने के लिए। देखिए जो बात बोल रहा है ना, ये व्यक्ति सही नहीं है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, ये झूठ बोलता है। एंड इफ he has been called as a witness and had denied upon cross examination the truth of the matter suggested, तो ये हमें सेक्शन 158 के अंदर दिया है। फिर आते हैं हम सेक्शन 159 के अंदर, ये हमें रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के बारे में बताता है। देखिए जब हम ये मेमोरी रिफ्रेश करने की बात कर रहे हैं तो दो सेक्शन यूज होते हैं, सेक्शन 160 और सेक्शन 159, जहाँ पे हम मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। 159 के अंदर हम इस तरीके की मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं, मतलब विटनेस की इस तरीके की मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। जब जैसे उसको कोर्ट में बुलाया तो कहता है मैं तो चीज भूल गया, मुझे एक बारी वो जो चीज है वो दिखा दी जाए, क्या चीज जो राइटिंग के अंदर दी गई है। तो जो 159 है वो बोलती है प्रेजेंट रिफ्रेशमेंट के बारे में, ऐसी चीज जो उसको देख के याद आ जाए, जो विटनेस है उसको वो जो राइटिंग में चीज देख के याद आ जाए। और जो सेक्शन 160 है वो बोलता है पास्ट रिफ्रेशमेंट के बारे में, कि जिस वक्त उसने की थी उस वक्त तो उसको पता था जब उसने जो चीज दी थी, लेकिन अभी उसको दिखाया जाए तो उसको याद नहीं आएगी चीज एग्जैक्टली, लेकिन वो उसको कंफर्म कर देगा। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, मैं समझ आ जाएगा। उससे पहले हम सेक्शन रीड करते हैं। क्या बोलता है कि अ विटनेस मे बी रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू, किसी विटनेस की जो मेमोरी है उसको रिफ्रेश किया जा सकता है किस चीज को रेफर करके, एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, कोई भी राइटिंग जो उसके द्वारा खुद बनाई गई थी, कोई भी फोटोग्राफ भी हो सकती है, कोई किसी भी तरीके की राइटिंग हो सकती है। जैसे कोई कोई जैसे इस तरीके की स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि पहले ए ने बोला था कि उसने बी की ये स्पीच कल सुनी थी और अगले दिन वो न्यूज़पेपर में आई थी और उसने उस वक्त बोला था कि बिल्कुल सही स्पीच आई थी। अब वो भूल गया, जब उसको कोर्ट में बुलाया गया तो फिर उसको वो न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई जैसे देखिए कि ये स्पीच दी थी, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से उसकी मेमोरी को रिफ्रेश किया जा सकता है, या फिर उसने कोई राइटिंग दी थी उससे उसको रिफ्रेश किया जा सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि क्या टेप रिकॉर्डिंग से आप
वो कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, एनी राइटिंग, क्या राइटिंग में होनी चाहिए, टेप रिकॉर्डिंग में नहीं होनी चाहिए। तो टेप रिकॉर्डिंग वाली चीज यहाँ पे यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन कंसर्निंग व्हेन ही इज क्वेश्चन, कि जब भी वो चीज हुई थी उस वक्त उसने वो राइटिंग के अंदर चीज दी थी, या फिर उसके बिल्कुल थोड़े से टाइम बाद जब उसको चीज याद थी उस वक्त उसने उसको राइटिंग के अंदर दिया था। सेकंड बात बोलते हैं, एनी सच राइटिंग मेड बाय अनदर पर्सन एंड रीड बाय द विटनेस एंड नोन बाय हिम टू बी करेक्ट व्हाइल हिज मेमोरी वाज स्टिल फ्रेश, कि उसने किसी और को स्टेटमेंट दी थी जिस वक्त वो दी थी उसको चीज पता थी, और उसने वो किसी और को स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला था जब उसकी मेमोरी जो थी उसके रिगार्डिंग फ्रेश थी। तीसरी चीज बोलता है प्रोफेशनल ट्रीटीज इफ ही इज एन एक्सपर्ट, कि कोई भी जो प्रोफेशनल उसने जो चीज दी थी जब वो एज ए एक्सपर्ट है तो उसके अंदर जो उसने राइटिंग में चीज दी थी उसको देख सकता है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। A witness may, with the permission of court, refer a copy of any document to which the might refer it was produced, provided there is sufficient reason for the non-production of the original, कि वो बोल सकता है कि मेरे को दिखा दीजिए मैं चीज भूल गया हूँ, और कोर्ट को लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए तो फिर उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं दिखाई जाती, अदरवाइज वो ओरिजिनल कॉपी देख सकता है। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई भी उसने बिल बनाया था या ऐसी कोई भी चीज करी थी तो वो देखी जा सकती है उसके द्वारा। फिर उसके बाद सेक्शन 160 के अंदर क्या बोला जाता है कि टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशनिंग सेक्शन 159, A witness may also testify the fact mentioned in any such document as it mentioned in section 159, की इस तरीके से सेक्शन 159 के अंदर बोला गया इसी तरीके से सेक्शन 160 के अंदर भी कर सकता है, although he had no specific recollection of his fact themselves, लेकिन उसको वो जो चीजें है ना वो देख के याद नहीं आएंगे। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर इतनी सारी चीजें देख रहा है एक दिन में, अब उसको आप बुला रहे हो, उससे पूछ रहे हो कि इस पहले पेशेंट के साथ क्या हुआ था, वो कहेगा आप मेरे को स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो मैंने उसको प्रेस्क्रिप्शन दी थी, तो मुझे याद आ जाएगी कि मैंने क्या बोला था, तो वो चीज सही होगी। या फिर जैसे कि अब इसके लिए बहुत कॉमन एग्जांपल है बुक्स में ट्रांजैक्शन देना, एक अकाउंटेंट एक बुक्स के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो अब उसने 2 साल पहले क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी उसको याद तो आएगा नहीं, चाहे वो एंट्री भी खोल के देख ले, लेकिन वो जब उसको देखेगा उसको लगेगा कि मैंने बिल्कुल सही मेथड फॉलो किया था, तो हाँ ये चीज ठीक है। तो इस तरीके से उसकी मेमोरी जो है रिफ्रेश की जा सकती है, उसको याद तो नहीं आएगा लेकिन वो कहेगा कि ये ठीक है। Although he had no specific recollection of the fact themselves, उसको जो facts हैं वो exactly याद नहीं आएंगे, if he is sure that the fact were correctly recorded in the document, लेकिन वो sure है कि जिस तरीके से ये facts record किए गए थे बिल्कुल सही थे। A bookkeeper may testify to facts recorded by him in books regularly kept in the course of business if he knows that the books were correctly kept, although he had forgotten the particular transaction entry। अब उसको कैसे सारी एंट्रीज याद रहेंगी, लेकिन उसको ये है कि जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड करता हूँ ना वो बिल्कुल सही तरीके से करता हूँ, अपनी बुक्स जो है बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन करता हूँ, तो ये जो एंट्री की गई है ना ये भी बिल्कुल सही तरीके से की गई होगी। तो हमें सेक्शन 160 के अंदर ये बताया गया कि किस तरीके से कोई जो विटनेस होता है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। तो ये हमने सेक्शन 155 टू सेक्शन 160 ऑफ इंडियन एविडेंस सेट को समझा। अब जो आगे के सेक्शन है सेक्शन 161 से लेकर सेक्शन 166 उसको समझेंगे, और जो सेक्शन 167 है उसको हम अलग से समझेंगे।